पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज शराबबंदी के बिहार में शराबबंदी 2016 में नीतीश कुमार ने लागू किया था 5 अप्रैल को। आज 9 साल पूरे हो गए, 10वें साल में बिहार की शराबबंदी प्रवेश कर गई। लेकिन इन 10 वर्षों में क्या हुआ? क्या सच काला है, सच सफेद है? इसकी बात आज हम करेंगे क्योंकि यह किया जाना महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार में कहने को शराबबंदी है और शराबबंदी के पहले के दिनों, पहले के वर्षों का स्मरण भी मुझे है। मुझे वो दिन भी याद है, 5 अप्रैल 2016। मैं और मेरे वरिष्ठ शैलेंद्र दीक्षित जी दैनिक जागरण के संपादक हुआ करते थे। हम लोग दिल्ली जाने के लिए पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने को पहुंचे थे और टीवी पर खबर चलनी शुरू हो गई थी, बिहार में शराबबंदी। इसके बाद बेलगाम पुलिस ने तुरंत ऐसी छापेमारियां शुरू की थी जैसे मानो पहले से आदेश हो और उसका अमल न किया जा रहा हो। तो अब यह 10वें साल में शराबबंदी, शराबबंदी को क्या कहें? बिहार का सच सब जानते हैं। आरोप यह लगता है कि पहले शराब खरीदने के लिए दुकान पर जाना पड़ता था, ठेकों पर जाना पड़ता था। शराबबंदी जब न थी तब नीतीश कुमार के दो चेहरों को बिहार ने देखा था। पहले सीमित दुकानें और फिर हर चौक चौराहे पर दुकानें, और इसके बाद पूर्ण शराबबंदी का ऐलान। तो पहले ठेके पर जाना होता था और आज घर घर शराब पहुंच रही है, होम डिलीवरी हो रही है। और जहरीली शराब की बात तो है ही। और कैसे साम्राज्य, देखिए, सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो सिंडिकेट है, जो माफिया है, वह कितना बड़ा हो गया है कोई अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। और बिहार में अपराध बढ़ने की जो वजह बताई जाती हैं, उसके पीछे शराबबंदी भी है, क्योंकि शराबबंदी की आड़ में जो सिंडिकेट बढ़ा पनपा और जो डिलीवरी बॉय बने, डिलीवरी गर्ल्स बने, उनके पास इस तरीके से पैसे आए कि उन्होंने उसके बाद हथियार खरीदा। इसलिए आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस के सामने भी चुनौती है कि वह ऑर्गेनाइज क्राइम को तो रोक दे रही है, रोकने का प्रयास कर रही है। तनिष्क डकैती कांड एक बड़ा कांड हो गया, लेकिन जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और हत्याओं में जो लोग शामिल हैं वह पहली बार वारदात में शामिल हो रहे हैं, उनके पास कहां से हथियार और कहां से गोलियां? मैं बार बार कह रहा हूं कि लेमन जूस की तरह बिहार में गोलियां मिल रही हैं और मॉर्टन टॉफी, आपको भी याद होगा, 25 पैसे में मिला करता था, उसकी तरह हथियार, कट्टे और तमंचे मिल रहे हैं। तो नागिन डांस तो नहीं देखा जा रहा है सड़कों पर, इसका फायदा आप कह सकते हैं। लेकिन शराबबंदी बिहार में पास है या फेल है? सरकार तो अपनी उपलब्धि बता ही रही है कि हमने इन 9 वर्षों में 3 करोड़ 86 लाख लीटर शराब की जब्ती की, 14 लाख से अधिक लोग जेल गए, 9 लाख से अधिक मुकदमे हुए, 74,725 गाड़ियां जब्त की गई। इसके पीछे भी बड़ा खेल है, जिसका भंडाफोड़ हमने पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के हवाले से किया था। तो बिहार में शराबबंदी का सच काला या सफेद, अजीत जी आज इसकी विवेचना करें, क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यदि जनसुराज ने सरकार बनाई तो पहले 1 घंटे में शराबबंदी खत्म होगी। और दूसरी पार्टियों की, देखिए, मैं यह भी कह रहा हूं, एनडीए के नेता भी वह माइक पर न बोले, खुले में न बोले, लेकिन वह पीछे से बोलते हैं शराबबंदी बिहार में फेल है और यह नीतीश कुमार की जिद है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी जो आपने आंकड़े बताए, जो डिसीजन हुआ, जिस तरह से आपने पहले बताया कि आप दिल्ली आने के लिए बैठे थे और आपने खबर देखी और उस तरह, और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, जिस तरह से, जिस तेजी के साथ जो त्वरित कार्रवाई शुरू हुई, इस पूरे प्रकरण में कई 3-4 पहलू से हम चाहते हैं कि इसकी विवेचना हो। तो सबसे पहले उसी पहलू की बात करते हैं जो आपने सबसे पहले कहा कि पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई शुरू की जैसे उसकी तैयारी पहले से हो रखी हो, एक आदेश पहले से साइन किया हुआ हो और उस पर अमल नहीं हो रहा हो। हमने देखा शुरू के दिनों में, इधर पिछले 2-3 साल की बात को छोड़ दें, तो शुरू के दिनों में शराब बेचने पीने वाले लोगों पर ऐसी कार्रवाई हुई जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होती है।
उतनी सख्त, उतनी सघनता से तो कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान नहीं करते हैं, भारतीय सेना जी। के जवान नहीं करते हैं, जैसे बिहार पुलिस ने कार्रवाई शुरू की हुँ, शराबबंदी लागू करने के लिए। हुँ, जबकि जो सहज भाव से आप समझ सकते हैं ज्ञानेश्वर जी की शराबबंदी का फैसला एक सॉफ्ट डिसीजन है। सॉफ्ट बिल्कुल। डिसीजन का मतलब कि इस तरह की पाबंदियां बड़े सॉफ्ट और जिसको किड्स ग्लोव्स से हैंडल करना जिसको बोलते हैं कि बच्चों के दस्ताने पहन करके आप जैसे बच्चों के साथ खेल रहे हो, उतनी सहजता से ये कानून लागू किए जाने चाहिए। ये एक हुँ, सामाजिक सुधार का कानून है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर, अपराध नियंत्रण और इन सब से जुड़ा हुआ कानून नहीं है। आतंकवाद से बिल्कुल। नियंत्रण, नक्सलवाद से नियंत्रण, इस तरह का कानून नहीं है ये एक जी। बहुत सॉफ्ट कानून है जो एक सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आपने लागू किया है। हुँ, और उस कानून को इंप्लीमेंट करने में आपने ऐसी सख्ती बरती जैसे यूएपीए का मामला हो, टाडा का मामला हो, पोटा का मामला हो, इस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की बिल्कुल। और अंत हुँ, में ऊब करके सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जब आप कानून बनाते हैं क्या तब दिमाग नहीं लगाते हैं आप लोग। हुँ, ऐसी सख्त टिप्पणी हमने किसी बहुत कम मामलों में सुनी है अदालत की, जो उसने कहा कि आप बिल्कुल ही दिमाग लगाए बिना आपने कानून बना दिया, अदालतें चौक हुई जा रही हैं सिर्फ जमानत के मामलों में। आज बिल्कुल। जो उपलब्धि सरकार ने छापी है, उसी में सरकार ने कहा है कि 14,21,000 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। अब आप सोचिए आज 10 साल के बाद, 10 साल पहले तो बिहार की आबादी 12 करोड़ होगी, मान लीजिए 12 करोड़ बिल्कुल। के हिसाब से हम लोग देखें, तो हुँ, मोटे तौर पर हर 90 आदमी में से 1 आदमी को आपने गिरफ्तार किया बिहार के। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मतलब ये कौन-सी आपने 14 लाख आदमी को गिरफ्तार कर लिया। हुँ, तो ये तो आप एकदम ड्रैकोनियन तरीके से जिसको ड्रैकोनियन तरीके से मतलब कानून को अमल करना कहते हैं, उस तरह से आपने अमल कराया। जी। इसका मकसद सिर्फ भय पैदा करना था और हुँ, भय पैदा करके वसूली बढ़ानी थी। बिल्कुल, भय पैदा करके ये तो 10 साल का रिकॉर्ड है जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि आपकी शराबबंदी लगभग पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन ये इसको जिस तरह से अमल किया गया, उसका हुँ, मकसद एक भय बैठाना था। शराबबंदी जिस मकसद से की गई थी, उस मकसद को पूरा करने में ये नीति फैल रही है। उस मकसद को पूरा करने में ये पॉलिसी सफल नहीं हुई है। जी। लेकिन उगाही बढ़ाने में, इस हुँ, काम में जुड़े जो प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी हैं, उनका घर भरने में ये पॉलिसी पूरी तरह से सफल साबित हुई। उगाही तो ऐसे बढ़ी है अजीत जी पूछिए मत। लोग माला-माल हो गए हैं, छप्पर फाड़ उनके यहाँ धन वर्षा हुई है और पूछिए मत क्या कहें। और जो 14 लाख लोगों की गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है, उनमें 5,000 भी बड़े लोग नहीं मिलेंगे। गिरफ्तार कौन हुए? गिरफ्तार गरीब हुए। गिरफ्तार हुए जिनके पास जमानत कराने को पैसे नहीं हैं। जेल में आज हज़ारों हज़ार की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें जमानत मिली हुई है, लेकिन उनके पास जमानत भरने को पैसे नहीं है या फिर वह अपनी जमानत के लिए कोर्ट में मुकदमा नहीं लड़ पा रहे हैं। तो ये सोचिए ज्ञानेश्वर जी, ये 14 करोड़ की आबादी में से 14 लाख आदमी को आपने अरेस्ट कर लिया, मतलब हर 100वां आदमी बिहार में अरेस्ट हुआ। बिल्कुल। मतलब हमने तो ऐसा कहीं सुना ही नहीं कि किसी एक हुँ, कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर लें। आपके पास जेलें नहीं रखने के लिए, आप भेड़ बकरियों की तरह जेल में लोगों को भर के रखा हुआ है। आपने हुँ, ये कहा कि लोग जमानत जिनकी हो चुकी है उनको जमानतदार नहीं मिल रहे हैं, जमानत के पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसे लोगों को आपने अरेस्ट करके जेल बिल्कुल। में डाल दिया। तो हुँ, और ड्रैकोनियन क्या होता है? हुँ, एकदम एक तानाशाही टाइप का ये एक फैसला था, जिस फैसले को लागू करने के लिए उससे ज्यादा तानाशाही के अंदाज में उस कानून को लागू करने के लिए अमल किया गया। तो जी, एक पहलू तो ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सामाजिक सुधार का जब आप कानून ले आते हैं, तो उसको आतंकवाद से निपटने के अंदाज में नहीं लागू किया जाता है, उसको उसी अंदाज में लागू किया जाता है। अगर उस जी। अंदाज में लागू किया गया होता, तो फिर इतना अनरेस्ट नहीं होता, इतनी नाराजगी हुँ, नहीं होती। आज कहाँ लोग गुजरात में शराबबंदी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर बिल्कुल। रहे हैं क्योंकि वहां इसको एक समाज सुधार के कानून के तौर पर लिया गया है, समाज सुधार की पहल के तौर पर लिया गया है, जी, एक ईमानदार पहल के तौर पर लिया गया है। इसलिए वहां इसमें बहुत लचीला भी है कानून, जहां चाहिए वहां उसकी परमिशन भी मिल जाती है शराब सर्व करने की। आप किसी भी इलाके को, हम लोग कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इंटरनेशनल जोन घोषित करने का एक आदेश पारित हो जाता है और उस इलाके में वो आप वहां सर्व कर सकते हैं। तो बहुत बिल्कुल। फ्लेक्सिबल रखा गया, बहुत लचीला रखा गया। पुलिस ने उसको लेकर के जीवन मरण का सवाल नहीं बनाया। पहला पहलू तो इसका ये है। अब दूसरा पहलू ज्ञानेश्वर जी, जो आपने कहा कि आपने उनके राज में, नीतीश कुमार के राज में 2 दौर देखे। पहला हुँ, जब शराब की सीमित दुकानें थी और दूसरा जब शराब की असीमित दुकानें थी। जी, तो ये 2016 के ठीक पहले का मामला है। 2010 जी, से 2015 के बीच में जो सरकार रही नीतीश कुमार की, उस दौरान उन्होंने
हर गली चौराहे पर शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस बना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही शराब की दुकान थी। जी, मतलब आप कहीं से भी किसी भी दिशा में अपने जहाँ खड़े हैं वहां से किसी भी दिशा में आप 200-400 मीटर चल जाते तो शराब की दुकान मिल जाती। जी। गांवों में, कस्बों में हर जगह शराब की दुकानें नीतीश कुमार ने खुलवा दी। हुँ, तो इससे इसकी वजह से जब 2016 में उन्होंने लागू किया तो उनकी मंशा पर सबसे पहले सवाल खड़े करने वालों में से हम थे, जो तब नीतीश कुमार के कई सारी पहल, कई सारे नियमों, कानूनों और नीतियों का समर्थन करने वाले लोग थे। ये बिल्कुल। मंशा पर सवाल उठा कि अभी 1 साल पहले आप खुले हाथ से शराब के लाइसेंस बांट रहे थे और जी। अचानक अब आपको महात्मा गांधी याद आ गए और आपने ऐसी एकदम संपूर्ण शराबबंदी कर दी। हुँ, तो ये मंशा पर सवाल था उनके। जी। इसका मतलब ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला था। हुँ, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को अपने को रीइन्वेंट करने का चुनाव था ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल। 2010 नीतीश कुमार ने 1994 से लेकर के 2013 तक जो राजनीति की थी, उस जी। राजनीति से वो अलग हटे। वो हुँ, बीजेपी के खिलाफ गए, बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ा और 15 में वो आरजेडी के साथ चले गए, जिसके ऊपर जंगल राज का इल्जाम लगा करके वो राजनीति में स्वतंत्र राजनीति शुरू की थी। तो जी। वहां नीतीश कुमार को अपने को रीइन्वेंट करना था, नया हुँ, नीतीश कुमार एक सामने ले आना था, एक समाज सुधारक नीतीश कुमार सामने ले आना था। और उसका मकसद ये था ज्ञानेश्वर जी, उसका मकसद ये था कि लालू यादव के साथ जाने से जो आपकी छवि पर दाग लग रहा है, उस दाग को धोने के लिए आप समाज सुधार का एक बड़ा कानून ले आए कि पलटू राम जो की छवि से बचने के लिए। बिल्कुल पलटू राम की भी छवि से बचने के लिए और जंगल जी। राज वालों के साथ जाने की से जो आपकी छवि पर डेंट लगा। हुँ, भैया आप तो जंगल राज वालों के साथ चले गए, वो तो पहली बार हुआ ना बिल्कुल। 94 के बाद, पहली बार 94 से आप जंगल राज और लालू यादव का विरोध कर रहे थे और हुँ, 2015 में मतलब 21 साल के बाद अचानक उनके साथ चले गए। तो ये जी। सवाल उठेगा ना कि भैया वो कैसे अच्छे हो गए, आप क्यों उनके साथ गए और वो क्या आप सुधर गए, उनकी पार्टी में ऐसे होता था, महिलाओं के साथ उनकी पार्टी के सरकार के समय ऐसे होता था, बच्चों के साथ ऐसे होता था। तो ये सब सवाल उठते, आपको इसके लिए कटघरे में खड़ा किया जाता, आप इसके लिए जवाबदेह होते, उसके पहले जी, आपने शराबबंदी लागू कर दी ताकि लोग आपको महान समाज सुधारक कहना शुरू कर दें, महात्मा गांधी की बिल्कुल। श्रेणी में आपको रखा जाने लगे। और उन्होंने तो कहा कि महिलाओं की आवाज़ हमने सुनी, महिलाओं की बात हमने सुनी, पटना के एक सभागार में और इसके बाद हमने यह फैसला किया। हाँ, तो महिलाओं की आवाज उसके पहले नीतीश कुमार के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। जी, तो बिल्कुल। अब पहुंच गई अचानक, लेकिन हमको उस बात पर कतई यकीन नहीं है ज्ञानेश्वर जी, वो हुँ, तो विशुद्ध रूप से उनका राजनीतिक फैसला था और वो इसलिए था क्योंकि वो उन्होंने दूसरी बार पलटी मारी थी। पहले वो लालू यादव के खिलाफ लड़े, फिर बीजेपी के साथ गए, फिर बीजेपी को छोड़ के लालू यादव के साथ गए। तो एक तो उस छवि को डेंट जो हुआ था और हुँ, दूसरे ये एक धारणा लोगों में बन रही थी कि अरे फिर अब आरजेडी सरकार में आ गई तो बड़ी जुल्म होगा। तो उस पर एक मलहम लगाने के लिए आपने कहा कि हम महिलाओं की आवाज सुन करके और शराबबंदी कर देते हैं। जी। तो ये काम आपने उस मकसद से, राजनीतिक मकसद से और किया और ये पहली बार नीतीश कुमार इसी फैसले में दिखे थे कि वह बगैर किसी तैयारी के कोई फैसला कर रहे हैं और फैसले को थोप दे रहे हैं। न शासकीय तैयारी थी, न न्यायिक तैयारी थी, न सुधार के कार्यक्रम थे, न अन्य कोई दशा और दिशा। आपने देखा ही 9 वर्षों में क्या-क्या न कहा गया कि ड्रोन से निगरानी होगी, हवाई निगरानी होगी, लेकिन हुआ क्या? के पाठक तक तैनात किए गए, लेकिन हुआ क्या अजीत जी? हाँ, तो फिर वो एक तो दूसरा पहलू हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि वो राजनीतिक डिसीजन था, राजनीतिक फैसला था और जी, अपनी छवि को बेहतर करने के लिए वो फैसला किया गया क्योंकि वो उस समय लालू यादव के साथ गए थे। और उसके बाद कितने बड़े पैमाने पर इसको लागू करें कि सिर्फ इसी की चर्चा हो, सिर्फ इसी पर फोकस हो, इसके लिए बिल्कुल। पुलिस ने वो एकदम बिल्कुल टाटा-पोटा और यूएपीए के अंदाज में इस कानून को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अगर उस समय पुलिस ने सहज रूप से इसको लागू किया होता तो इतना अनरेस्ट नहीं होता, इतने लोग हुँ, गिरफ्तार नहीं होते, इतने लोग जेलों में नहीं डाले जाते और कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी पड़ती और अचानक इस तरह का माहौल नहीं बनता। तो ये पटना 2 के पहलू पराग हुए। होटल का छापा आपको याद होगा। गुजरात से हाँ, कुछ व्यापारी आए थे, शादी में शामिल बिल्कुल। होने आए थे। उन्हें शायद जानकारी नहीं रही होगी, वे कुछ लेकर आ गए थे। अभी कुछ दिनों पहले का किस्सा है, अमेरिका से कोई व्यक्ति एक गाँव में आया। हुँ, अब उसे क्या पता था, उसने एक बोतल रख लिया, हाँ? और फिर वह अमेरिका से आया एनआरआई, एनआरबी भी कह सकते हैं। वह कई महीनों तक जेल की सज़ा काटता रहा। अच्छा, तो वही तो और क्या ड्रैकोनियन कानून होता है? जी, ड्रैकोनियन और किस चीज़ को कहते हैं? इसी को कहते हैं कि ट्रेनों में छापे मारने लगी पुलिस, कि ट्रेन हुँ, गुज़र रही है बिहार की सीमा से और उसमें शराब पकड़ लेते थे लोग तो अरेस्ट कर लिया जाता था। बिल्कुल।
तो ये पूरी तरह से मॉकरी जिसको बोलते हैं, कि मॉकरी ऑफ लॉ जिसको बोलते हैं, कानून का मजाक बनाना जिसको बोलते हैं, वो हुआ। कानून का मजाक बना दिया गया, इतना ट्रिवियलाइज हो गया ये कानून की कोर्ट को अल्टीमेटली दखल देना पड़ा, जमानत की शर्तें उसमें सहज करनी पड़ी, ढीली करनी पड़ी, सरकार को भी अपने नियम में कई तरह के छूट और कई तरह की चीजें लचीलापन ले आना पड़ा। तो ऐसे हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इतने मुकदमे हम नहीं झेल सकते हैं, पटना हाई कोर्ट में विशेष दिनों में अदालतें बैठी और एक एक दिन में 300-300 जमानत याचिकाओं पर फैसला हुआ। और मुझे कई वकील बता रहे थे कि जज साहब सिर्फ यह पूछा करते थे, आरोप क्या है, कितने लीटर शराब की जब्ती हुई है, पीने के लिए था कि बेचने के लिए था, 1 लीटर की जब्ती हुई है, अच्छा आधे बोतल की जब्ती हुई है, जमानत 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 जमानत। तो फिर क्या हो गया था? हाँ, वही फिर मजाक बना ना सरकार का, मजाक बना जी सरकार बिल्कुल। का, दुनिया भर के मीम्स बने, देश भर में बदनामी हुई। ये दो पहलू हो गए। अब जी इसके तीसरे पहलू पर आइए, और कई पहलू इसमें है। अब इसके तीसरे पहलू पर आइए, जो सरकार को नुकसान है और जो एक समानांतर ब्लैक मनी की इकोनॉमी बनी है। बिल्कुल। और प्रदेश का हर नौजवान, हर दूसरा या तीसरा या चौथा नौजवान जी अपराधी बना है। जी। उसके पीछे इस फैसले की, वो ये फैसला उसकी बुनियाद में, एक तो सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। बिहार जैसे राज्य में, जहां आपके पास जब आप, और जीएसटी 17 में लागू होने के बाद सारे अधिकार तो चले गए भारत सरकार के पास, कि बिल्कुल। जीएसटी भारत सरकार वसूल रही है और उसके डिवाइसिव पूल में से आपको पैसा मिलेगा। इनकम टैक्स पहले से सरकार वसूल रही है। आपके पास दो अपने सोर्स हैं, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और दूसरा आबकारी। तो जी। बिहार जैसे गरीब राज्य में कितनी गाड़ियां हैं, ये हम लोग जानते हैं कि कितनी बिक्री एक है और पेट्रोल है दीदी, एक और है जो भूल जाते हैं, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि बिहार में जमीन का सर्किल रेट, रजिस्ट्रेशन का चार्ज। हाँ, हाँ वही। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन हाँ, इतना महंगा है हाँ, और वही। इतना महंगा लगातार किया जा रहा है क्योंकि बाकी कोई कमाई तो है नहीं। हाँ, नहीं कमाई है बिल्कुल। तो उसके लिए तो उसके किस्से अलग से होने चाहिए हैं ज्ञानेश्वर बिल्कुल। जी। हमने देखा कि पानी में जमीन है, गड्ढे में जमीन है, जिस जमीन की कीमत 1 लाख रुपए कट्ठा नहीं है, और उस हाँ, जमीन का सरकारी रेट, सर्किल रेट 10 लाख रुपए कट्ठा है। टोपोलैंड का। हाँ, उस लैंड का। जी तो जी। ये एक वो रजिस्ट्रेशन का की फी है जो सरकार ने वसूली। अब ये जी। 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस आपने किया, और उसी के बरक्स एकदम आप सामने सरकार के समानांतर एक पैरेलल, एक अल्टरनेटिव इकोनॉमी खड़ी हो गई, ब्लैक मनी की जी। इकोनॉमी खड़ी हो गई। और इतने लोगों ने शराब का अब सरकार के हम आंकड़े पर ही ये बात करेंगे, 3,86,00,000 लीटर शराब आपने जब्त की है। इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज 40 से 42 लाख लीटर शराब हर साल जब्त हुई। बिल्कुल। अब आप सोचिए, 40 से 42 लाख लीटर शराब बिहार में हर हर साल आई है, मतलब जब्त हुई है। तो आप कल्पना करिए आई कितनी है। भाई, पुलिस के हिसाब से तो जब्ती 1/5 होती है, 1/4 या 1/5 जब्ती होती बिल्कुल, है किसी बिल्कुल, भी हाँ, इलीगल बिल्कुल, वस्तु। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब 2 लाख लीटर आई तो 40,000 लीटर, 2 करोड़ लीटर आई तो आपने 40 लाख लीटर जब्त की। जी, तो इतनी खपत तो हो गई बिहार में। बिल्कुल। जब्ती से पता चल रहा है, आपके जब्ती के आंकड़ों से पता चल रहा है कि कितनी खपत हुई है बिहार में। जी। तो उसमें जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हुई, सरकार को 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं आया, और अनाप-शनाप पैसा उस सिंडिकेट को गया, जो लोग उस पैरेलल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जो उस ब्लैक मनी की इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, जो शराब के काले कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके पास वो पैसा आया। और ये जो ब्लैक मनी की इकोनॉमी खड़ी हुई, इसका नतीजा ये हुआ है ज्ञानेश्वर जी, कि बिहार में जमीन, मकान आम आदमी की पहुंच से दूर हुआ। उसके पीछे इस ब्लैक मनी का हाथ है। इस पूरे प्रदेश में हथियार बढ़े हैं। इस पूरे प्रदेश में हर चौथा पांचवा किशोर और नौजवान अगर शराब की तस्करी में लगा है, अगर, तो वो उसका कारण ये है। उसका अब तो कारण आप अब महिलाएं और लड़कियां देखिए क्यों खेत में काम करने जाएंगी। हाँ, 500 रुपए दिन भर का भत्ता मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा और 2 बोतल शराब यहाँ से वहां पहुंचा देना है। और देखिए, आप रेवेन्यू लॉस की बात करते थे अजीत जी, जब शराबबंदी हुई तो तमाम शराब कंपनियां जो है बिहार में शराबबंदी के खिलाफ मुकदमा लड़ रही थी। पटना हाईकोर्ट में एक मुकदमा तो उनके पक्ष में ही सुना दिया गया था, शराबबंदी कंपनियों के पक्ष में। फिर वह मसला सुप्रीम कोर्ट में गया। पटना हाईकोर्ट के बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं बाइबी गिरी, वे ही शराब कंपनियों की ओर से मुकदमा लड़ रहे थे। वह कहते हैं ज्ञानेश्वर जी, अब शराब कंपनियां जो हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा नहीं लाना चाहती है, क्योंकि शराब कंपनियों का जो गणित है, जो उनकी मैथमेटिक्स है, कि बगैर बिहार सरकार को कोई टैक्स दिए पहले से अधिक शराब बिहार में पहुंच रही है और शराब खप रही है। तो यह तो रणनीति है। यह शराब कंपनियों ने भी मान लिया कि अब बिहार में शराबबंदी है, जो उनके लिए फायदे का सौदा है।
और जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, देखिए यह बात सभी पुलिस वाले जो एंटी क्रिमिनल है वह मानते हैं कि आप किसी गांव में 2016 के बाद देखिए अपवाद होंगे, आप जो वहां घर बना है, अच्छा बना है, जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, उसके बारे में पता कर लीजिए, कहीं ना कहीं वह शराब के धंधे में लिप्त होगा। और वह कहानी तो हम लोग बार बार कहते हैं कि आप रांची में पता कर लीजिए, आप बनारस में पता कर लीजिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पता कर लीजिए, ये जो सिंडिकेट वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये प्रशासन वाले हैं, उन्होंने किस तरीके से शराबबंदी की आड़ में छपाई की और उसका निवेश कहाँ किया। बिल्कुल, 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 ये बात तो मतलब ये अब दिख रही है, ये हर आदमी गाँव में जाइए, शहरों में जाइए, कस्बों में लोग बताते हैं कि अरे उसके पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया? तो शराब बेच जी। कर के आया। ये लड़का क्या कर रहा है भाई? ये तो मैट्रिक में पढ़ रहा था, अरे तो इसने पढ़ाई छोड़ दी, अब तो ये शराब पहुँचा देता है, 4 बोतल, 2 बोतल भी बेच देता है, तो इसको 1000 2000 रुपए हो जाते हैं रोज़ के। जी, तो बिल्कुल। ये अब हर दूसरा चौथा बच्चा, नौजवान जो किशोर हम करें, नौजवान तो छोड़ दीजिए, किशोर जो 15-16 साल का बच्चा भी अब इस हुँ, धंधे में लग गया है। कोई नेपाल की हुँ, तरफ से ला करके बेच रहा है, कोई झारखंड की तरफ से लाके बेच रहा है, कोई यूपी की तरफ से ला करके बेच रहा है। तो एक जो ये इकोनॉमी का पहलू और ब्लैक मनी की इकोनॉमी का एक तीसरा पहलू जो शराबबंदी के फैसले से है, वो ये है कि जी, सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ और दूसरी ओर ब्लैक मनी की इकोनॉमी खड़ी हो गई, जिससे बिल्कुल। अनेक लोग जो इस सिंडिकेट से जुड़े लोग करोड़पति हो गए। तो ये एक दोहरा हुँ, नुकसान है। इसका हुँ, चौथा पहलू है, इसी से जुड़ा हुआ हम इसका चौथा पहलू जो माने, जो रेवेन्यू लॉस से ही जुड़ा हुआ है, वो ये जी, है कि बिज़नेस ठप हो गए बिहार में। बिल्कुल। तमाम बिज़नेस जो होटल का कारोबार है, बार रेस्टोरेंट का कारोबार है, होटल और ये जो रिहायशी होटलों के कारोबार हैं, जो टूरिज़्म है, जो ये तमाम चीज़ें बिहार में लगभग ठप हो गई हैं, स्थगित हो न कोई गई। नए सेमिनार हो बिज़नेस रहे हैं, न बड़ी शादियाँ हाँ, हो वही रही हैं। हाँ, वो बिल्कुल, सब बंद बिल्कुल। हो सब बंद हुँ, हो गए। वो तमाम जब रिसोर्ट्स बने हैं, लोग क्यों इतनी बड़ी संख्या में झारखंड में जी, जाकर के या बनारस में जाकर के शादियां कर रहे हैं, या दिल्ली आकर हुँ, के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, या दिल्ली के फार्म हाउस में, या गोवा, जिनके पास थोड़ा बहुत भी सक्षम है जो व्यक्ति, वो बिहार में शादी का आयोजन अपने यहाँ नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल। उसमें उसका कारण ये है कि हुँ, हम लोगों के यहाँ कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार, उसमें माना जाता है कि 10 ही 20 लोग हों, 50 ही लोग हों, लेकिन एक उनको एक खुले मन से जो लोग करते हैं, उनको शराब बिल्कुल। चाहिए होती है। हुँ, तो कई तरह की दूसरी बाध्यताएँ भी लोगों की रहती हैं। तो एक तो वो बिज़नेस, हम लोग के यहाँ जो तीर्थाटन भी होता है, जैसे गया का आप ही ने ज़िक्र किया था कि हुँ। आप हिंदू धर्म में तीर्थाटन करने जाता है, वो शराब से परहेज़ करता है, मान लीजिए, लेकिन बौद्ध धर्म में तो ऐसा कोई परहेज़ नहीं है। नहीं, तो नहीं, वो वहाँ तो होटल वाले रोते हैं। वहाँ ठीक है और भी होटल खुले हैं, आग भी खुल गया है, लेकिन होटल वालों की यह चिंता रहती है, शिकायत रहती है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, दिन भर रहते हैं और शाम को बनारस चले जाते हैं या फिर कहीं और वापस लौट जाते हैं, हाँ, नाइट स्टे नहीं कर रहे हैं। हाँ, और नहीं कर दलाई रहे। लामा हम कई बार पहले भी कह चुके हैं, इस बार दलाई लामा थोड़े अस्वस्थ थे, खबर आ रही थी कि वे नहीं आएँगे उस आयोजन के तहत, तो होटल वाले तो बिल्कुल ही इतने परेशान हो गए कि वे भागे-भागे दलाई लामा के पास पहुँचे थे। कि यदि आप नहीं आएँगे तो एक साथ सारे होटलों में ताले बंद हो जाएँगे। हुँ? तो ये तो स्थिति है। हाँ? हाँ, कोई सेमिनार नहीं हो रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहे हैं और जब हम बार-बार कहते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, हमने कभी एम्स पटना की भी चर्चा की है कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को इस बात की शिकायत थी कि पटना में अच्छे डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते। क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गए हैं लेकिन जिंदगी नहीं है, जिंदगी नहीं है और बच्चों का भविष्य नहीं है। तो जिंदगी में एक पहलू यह भी है कि क्या उन्हें खुले माहौल में जीने की आजादी है। कंस्टिट्यूशन ठीक क्लब बात में है ना। हाँ, है, कंस्टिट्यूशन क्लब में क्या आपने रोक रखा है? नहीं रोक रखा है। हाँ, तो ये उसी का इकोनॉमी का ही पहलू है कि दूसरे जो रिलेटेड इन जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर हैं, जो डेवलपमेंट बिल्कुल। में काम आ सकते हैं, वहाँ उस पर भी इसका असर हुआ है। जी। वो भी सफ़र कर रहे हैं। हम्म, और फिर इसी से जुड़ा एक पहलू जो है, जिस पर हम लोग पहले एक बार और चर्चा किए थे, तेजस्वी यादव ने बहुत लंबा-चौड़ा सवाल, 14 हम्म, 13-14 सवाल पूछे थे कि भाई, क्या जो सीमावर्ती जिले हैं, उनमें पुलिस की और एसपी और डीएसपी के पद बिक रहे हैं? भाई बिल्कुल। कैसे? ये सवाल तो तभी उठेगा जब हम लोगों ने पहले कहा कि 3 करोड़ 86 लाख लीटर शराब जब्त हुई है, तो ये कहाँ से आई शराब? ऊपर से तो टपकी नहीं आसमान से। ये बिल्कुल। शराब धरती फाड़ करके तो आई नहीं, ये शराब तो सीमावर्ती राज्यों, जिलों से ही घुसी है बिहार में। तो जी, किसी जी। के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, किसी एसपी के हम्म, ऊपर, किसी कलेक्टर के ऊपर, किसी सीमावर्ती पदाधिकारी के ऊपर कि कैसे शराब आई? आपने किसी पर सख्ती की है कोई? हम्म, ये भी एक ब्लैक मनी की इकोनॉमी क्रिएट हुई, सिंडिकेट के लोगों ने वहां पैसे दे करके अपने लोगों को रखा, या जिसको रखा गया उसको पैसे दे करके करप्ट किया और उसके जरिए शराब पहुंचाई बेचने के लिए। बिल्कुल। अब बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ एक अगला अगला पहलू देखिए ज्ञानेश्वर जी, जिस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, जहरीली शराब की।
हम्म। एक तो जहरीली शराब बिहार में भी बनने लगी और बाहर से भी जो आप कह रहे हैं कंपनियां 2, 4, 6, 10 जो रेपुटेबल कंपनियां हैं उनको छोड़ दें तो गली जी मोहल्लों में भी कुकुरमुत्तों की तरह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में शराब की कंपनियां, शराब की फैक्ट्रियां जी हैं और जी उनकी उनकी गुणवत्ता कोई सुनिश्चित नहीं करता। उन सबकी शराब बिहार में खपाई जा रही है। जी, उन बिल्कुल। सबको बिहार में बिना गुणवत्ता वाली जो शराब की बोतलें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। वो कैसे बनी है, उसमें किस चीज की मात्रा कितनी मिलाई गई है, कितना जहरीला, ये कोई नहीं देख रहा है। ये जो तो जहरीली 3 करोड़ 86 लाख लीटर की जब्ती है अजीत जी, इसके पीछे भी जानकार लोग कहते हैं कि शराब कंपनियां और सिंडिकेट यह तय कर लेते हैं कि कितने शराब की जब्ती करानी है। करानी वह है भाई। घटिया हाँ, वह घटिया शराब होता है और वह नकली शराब भी होता है। जब्ती होती है, पुलिस वाले वाहवाही लूटते हैं और समानांतर उससे कई गुना अधिक शराब की डिलीवरी होती है, होम डिलीवरी होती है। होम डिलीवरी हो जाती है। तो जी, वो फिर वो उस जो जो व्यक्ति अगर जो कंपनियां शराब नकली, जहरीली, नकली या वो बना करके जब्त कराती हैं, उसमें से कुछ बिक भी रहे होंगे, उनकी क्वालिटी तो बिल्कुल। आप कंट्रोल कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी कोई निगरानी नहीं है। तो हुँ, उसके 2 नुकसान हैं। एक नुकसान तो जो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि जहरीली शराब पी करके कितने लोग मर रहे हैं। वो जी, बाहर से भी आई हुई शराब हो सकती है या गाँव में, कस्बों में अपने शराब बनाई जाती है। उसकी भी कोई कई जगह वो हम लोग 100 जगह चल रही हो शराब बनाने की फैक्ट्री तो 2 जगह छापे पड़ते हैं, उनको बंद कराया बिल्कुल। जाता है। हुँ, तो उससे पी करके लोग मर रहे हैं, अंधे हो हुँ, रहे हैं और जो लॉन्ग टर्म में लोगों के ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, जिनके बारे में हम हुँ, लोगों ने एक दिन और बहुत डिटेल्स चर्चा की थी कि किस तरह से लोगों के लॉन्ग टर्म में लोग बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल, लीवर, बिल्कुल। किडनी खराब हो रही है, लोगों की हुँ, आंखें खराब हो रही हैं लॉन्ग टर्म में। तत्काल असर हुँ, नहीं हो रहा है क्योंकि शराब हुँ, के जो इस तरह की चीजें मिलाई जा रही हैं शराब बनाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए और हुँ, इसलिए हो रहा है कि कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई आबकारी विभाग नहीं है जो आपको क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी चेक करता रहे। जी, वो नहीं है, वहां नहीं हो रहा है। तो हुँ, एसेंस मिलाए जा रहे हैं, ऐसे 4 बूंद डाल दी जा रही है एक बोतल में जिससे खूब बढ़िया फ्लेवर आ जा रहे हैं, लेकिन वो शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो जी, ये सब हुँ। चीजें भी हो रही हैं। ये उसी का एक आप पहलू दिल्ली में जहरीली जाइए ना, आईएलटीएस के डॉक्टर बताएँगे कि जो बिहार से मरीज आ रहे हैं, है, उनके उनकी जो बीमारी है, उसके पीछे क्या कारण है। उसके पीछे घटिया और जहरीली शराब एक बड़ा फैक्टर। बड़ा फैक्टर है। तो जी, ये 5-6 पहलू तो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेश्वर जी समझ में आते हैं। एक जो हुँ, पुलिस ने एकदम ड्रैकोनियन तरीके से इस कानून को इम्प्लीमेंट किया। दूसरा एक पॉलिटिकल मकसद से, राजनीतिक मकसद को साधने के लिए इसको किया गया था। एक पैरेलल इकोनॉमी बनी जिससे लोगों के पास बेहिसाब पैसे आए और उसमें ऐसा कंपटीशन बढ़ा कि हथियार, आप जो कहा कि लोगों ने, सिंडिकेट के लोगों ने हथियार इकट्ठा करने शुरू किए। फिर बिल्कुल। जहरीली शराब का पहलू है, पुलिस में करप्शन का पहलू है, ये सारे उसमें अपनी अपनी ये चीजें हैं। अब उसके बाद जो आपने कही कि पार्टियों की का क्या रुख है, इस पर प्रशांत हुँ, किशोर ने एक लाइन ली हुई है और तेजस्वी यादव की एक लाइन है। बिल्कुल। देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ से ये वो 2 बार सरकार में रहे। उन्होंने हुँ, उनके सरकार, उन्हीं के साथ सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी। तो ये जी, माना जाए कि उनकी सहमति से लागू हुआ है और हुँ, दूसरी बार भी जब वो आए तो उन्होंने इस पर सवाल नहीं उठाया। उनकी तरफ से सवाल सिर्फ ये उठाया जाता था कि एक खास जाति के लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। हुँ, बाद में हुँ, ये कहा गया कि गरीब लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। ये बहुत जेन्युइन कंसर्न था उनका। जी, उनकी पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग ताड़ी को फ्री कर देंगे। हुँ, तो एक सज्जन ने कहा, उनके जो तेजस्वी यादव के जो सबसे करीबी सलाहकार हैं, उनका जिक्र करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने समझाया है कि अगर सिर्फ ताड़ी फ्री हो जाएगा तो कितना 1000 करोड़ का रेवेन्यू आने लगेगा। हमने कहा कि अब हुँ, छोड़िए कितना 1000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, वो आप कम से कम इस बात को लेकर के आए कि ताड़ी फ्री कर देंगे। बिल्कुल। शराबबंदी पर वो अभी भी ये मान हुँ, के चल रहे हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को महिलाओं का और एक खास तबके का समर्थन इसलिए मिल रहा है कि उन्होंने शराबबंदी की हुई है। जी, हुँ, वो उसको गंवाना नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव हुँ। ये नहीं चाहते हैं कि वो वोटर वर्ग अगर वो कह दें तो पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ न चला जाए, क्योंकि वो इसलिए कहते हैं उसको 2025 में जब चुनाव संपन्न हो जाएँगे और फिर 5 साल का वक़्त होगा और यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, कोई दूसरा बना, तो उसके सामने विकल्प होंगे, उसके सामने समय होगा और जो माली हालत है बिहार की, क्योंकि देखिए फ्री बीज भी आप बाँटने ही जा रहे हैं। ये तमाम स्थितियाँ, परिस्थितियाँ होंगी और तब फिर शराबबंदी पर बड़ा फैसला हो सकता है क्योंकि देखिए कोर्ट भी परेशान है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। हाँ, तो वो होगा। कोई भी नया आदमी आएगा, कोई भी नई पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार दूसरे के नेतृत्व में बनेगी तो ये फैसला पलटेगा। जी, हम वही कह रहे थे कि तेजस्वी यादव भी अभी भले खुल करके सिर्फ ताड़ी के बारे में कह रहे हैं। अगर सरकार हुँ, बनाने का मौका मिल गया, तो वो भी जी, बदलेंगे इस फैसले को। हुँ, प्रशांत किशोर तो खुल के कह ही रहे हैं कि हम इस फैसले को बिल्कुल। बदलेंगे। हुँ, लेकिन जो भी बदलेगा, जो भी सरकार में आएगा 2025 में वो इस फैसले को बदलेगा।
शराबबंदी खोलेगा। वहां खाली सावधानी बरतने की जरूरत है कि जब आप शराबबंदी खोलें तो ऐसे न खोलें कि लोग, जैसा हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ और जब लॉकडाउन खुला तो जो रिवेंज स्पेंडिंग शुरू हुई, लोग बिल्कुल। अचानक निकले और पैसे खर्च करने लगे। वो हम्म। वो उस तरह की स्थिति नहीं है। जी। कोई रिवेंज स्पेंडिंग शराब के ऊपर नहीं होने लगे हम्म। कि बहुत दिनों से ऐसा लगे कि हालांकि सब लोग पी रहे हैं, होम डिलीवरी हो रही है, सब आदमी ये बात जान रहा है कि पहले से ज्यादा आसानी से अब शराब उपलब्ध हो रही है। फर्क ये आ हम्म। गया है कि लोगों को पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। पैसे ज्यादा बिल्कुल। दीजिए, आपको तुरंत सब अवेलेबल हो जा रहा है। इसके हम्म। बावजूद शराबबंदी रेगुलेटेड तरीके से ही चालू होनी चाहिए। चाहे हम्म। प्रशांत किशोर चालू करें, चाहे तेजस्वी यादव करें, या बीजेपी जेडीयू का कोई दूसरा नेता चालू करे, रेगुलेटेड तरीके से होना चाहिए है, नियंत्रित तरीके से, जैसा पहले होता था कि पूरे शहर बिल्कुल। में, पूरे एक जिला जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है वहां 5 दुकानें हैं, शहर के 4 अलग अलग कोनों पर, बीच में एक जगह कहीं 5 दुकानें हैं बस। उससे ज्यादा हम्म। दुकानें नहीं। हर गली चौराहे पर आप लाइसेंस उसका मत दीजिए। आप रेगुलेटेड रखिए, कम जगहों पर दुकान खोलिए, लाइसेंस की शर्तें जो है सख्त करिए, और ऐसी शर्तें करिए और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक पर ध्यान दीजिए, ताकि उसको जिस तरह से बहुत सारा उसमें आप शर्त लगा सकते हैं कि स्कूलों से 500 मीटर, 100 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर नहीं बिल्कुल। खुलेगा, धार्मिक स्थलों से 500 मीटर की दूरी पर नहीं खुलेगा, अस्पतालों से 500 मीटर की दूरी पर नहीं खुलेगा। जैसे दिल्ली जैसे शहर में ये है नियम कि 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं परोसी जाएगी। जी। तो हम्म। 50 तरह के रात में आप ड्राई डे ज्यादा बढ़ा दीजिए। भाई ड्राई हम्म। डे, एक समय दिल्ली में 42 ड्राई डे होते थे। अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने 2 ड्राई डे कर दिए थे, फिर अब सरकार बढ़ा रही है उसको। तो आप जी। ड्राई डे बढ़ा दीजिए, आप लाइसेंस की संख्या सीमित कर दीजिए, आप क्वालिटी चेक कर दीजिए उस पर। ये बहुत सारे उपाय हैं जिनसे रेगुलेट करके आप इसको शुरू कर सकते हैं। रेवेन्यू भी बिल्कुल। आएगा, और जो दूसरी 10 समस्याएं अभी बिहार के समाज में दिख रही हैं, उनको भी आप दूर कर सकेंगे। चलिए, तो देखिए शराबबंदी का सच क्या है और शराबबंदी के बारे में सरकार क्या कहती है और हम क्या महसूस करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।